एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरे साथ। मेरा नाम है तानिया, जैसे कि आपको पता ही चल गया होगा अब तक, है ना। और आज जो पोम हम पढ़ने वाले हैं बेटा वो है ऑन किलिंग अ ट्री बाय गीव पाटेल। ऑल राइट, तो यार ये जो पोम है ना, ये हमें बहुत ही प्यारा मैसेज देती है। आपके जो चैप्टर है रीच फॉर द टॉप, उसके नीचे ये पोम आपको दी हुई है, ये कविता आपको दी हुई है, ठीक। एंड ये आपके सिलेबस में आ रही है। अच्छा, मैं ये देख रही थी आपके कमेंट सेक्शन में कि बहुत सारे बच्चे ना डिबेट कर रहे थे कि यार पोम होता है कि पोएम होता है। मैम तो पोम बोल रही है। तो बेसिकली कुछ लोग पोम बोलते हैं, कुछ लोग पोएम बोलते हैं, पर जो सही प्रोनाउंसिएशन है मोस्टली जो अपन यूज करते हैं वो है पोम। आई नो कि स्कूल्स में हमें नहीं बताया गया आमतौर पे, है ना, हमें भी नहीं पता था जब अपन बच्चे थे। पोएम 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 ही सुनते आ रहे हैं। बट आप अगर सही से उसका देखेंगे कि अपन उसको किस तरीके से बोलते हैं, है ना, क्या सही प्रोनाउंसिएशन होता है, कैसे उसको प्रोनाउंस किया जाता है, तो आप देखेंगे कि वो है पोम। ठीक, ये चीज क्लियर हो गई। अब जो हम कविता पढ़ने जा रहे हैं बेटा ऑन किलिंग अ ट्री, ये एक बहुत ही सेंसिटिव कविता है। ठीक, यहाँ पे पोएट ने दिखाया है कि हम जो इंसान है हम कैसे अत्याचार करते हैं ट्रीज पे। ठीक, बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने तुलना करी है, कंपैरिजन किया है किसका, ट्री का ह्यूमन बीइंग से। ऑल राइट, तो शुरू करते हैं बेटा। ये कविता जैसे कि मैंने आपको बताया गीव पटेल द्वारा लिखी गई है। वह एक इंडियन पोएट है। ठीक है, कौन है, एक इंडियन पोएट है। साथ ही साथ ये एक ऐसे ग्रुप ऑफ राइटर्स को बिलोंग करते हैं, ठीक, जो कि ग्रीन मूवमेंट में है। ग्रीन मूवमेंट क्या है? ग्रीन मूवमेंट इज बेसिकली इन्वॉल्व्ड इन एन एफर्ट टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। ठीक है, वातावरण, पर्यावरण को बचाने के लिए, नेचर को बचाने के लिए एक मूवमेंट है ग्रीन मूवमेंट, एंड ही बिलोंग्स टू दैट ग्रुप ऑफ राइटर्स। सो बेसिकली ये जो ग्रुप ऑफ राइटर्स है ये मोस्टली किसके बारे में लिखते हैं, नेचर के बारे में, कि कैसे हम नेचर को बचा सकते हैं, कैसे हम हमारा जो पर्यावरण है उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। His poems speak of deep concerns for nature, and expose humans' cruelty to it. ठीक, तो उनकी जो कविताएं हैं आप देखेंगे उसमें ना गहरा चिंतन होता है। ठीक है, किसके बारे में, नेचर के बारे में, कि कैसे हम इंसान नेचर को क्या कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, कैसे हम जो ह्यूमंस हैं वो कितने ज्यादा क्रूअल हैं, किसकी तरफ, पर्यावरण की तरफ। आप खुद देखते हैं हम ट्रीज को कितनी बेरहमी से काट देते हैं, राइट, जिसकी वजह से पॉल्यूशन हो रहा है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ रही हैं और करनी पड़ेंगी इन द कमिंग फ्यूचर, इन द नियर फ्यूचर। एम आई राइट? ऑफ कोर्स आई एम। ठीक, तो ये जो कंसर्न है ये इनकी पोम्स में निकल कर आता है। ठीक, कि हमें क्या करना चाहिए, हमें नेचर को बचा के रखना चाहिए। तो ये वाली जो पोम है ऑन किलिंग अ ट्री, ये भी हमें कुछ ऐसा ही मैसेज देती है। इसमें बेटा कंपेयर किया गया है किसको, एक ट्री को, किससे, एक ह्यूमन बीइंग से। जिस तरीके से हम इंसानों को क्या लग जाता है, कोई भी कट लग जाता है, कोई भी चोट लग जाती है, आप लोगों ने देखा होगा, तो क्या आता है, खून आता है, राइट, ब्लड निकलता है। सिमिलर तरीके से, बिल्कुल सामान्य रूप से, अगर अपन कुल्हाड़ी से एक कट मारते हैं किस पे, ट्री पे, तो उसमें से भी एक लिक्विड बाहर आता है जिसका नाम है सैप। तो उसको कंपेयर किया गया है किससे, ह्यूमन ब्लड से, कि जैसे हमें चोट लग जाती है, हमारा खून निकलता है, उसी तरीके से ये ट्री को भी दर्द होता है, उसे भी चोट लगती है और उसका भी खून निकलता है। सॉर्ट, तो ऐसी चीजें यहाँ पर हमें देखने मिलेंगी। ठीक है, ये जो कविता है जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत ही सेंसिटिव है, तो हम लोग इसको लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड पढ़ने वाले हैं। ऑल राइट, चलो यहाँ से बेटा शुरू है। अब मुझे आप लोगों का ध्यान कहाँ पे चाहिए, यहाँ पे। ओके, चलिए। It takes much time to kill a tree. Not a simple jab of the knife will do it. It has grown, slowly consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air and water, and out of its leprous hide, sprouting leaves. घबराने की बात नहीं है। मैम ये क्या किया, एक ही बार में सारा पढ़ लिया, थम जाओ। ठीक है, थामा, रुक जाओ, बता रही हूं। तो जैसे कि आप बेटा इसकी पहली लाइन से ही देखेंगे, ठीक है, अगर अपन इसकी फर्स्ट लाइन पे चले,
इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री। क्या लिखा है कि एक पेड़ को मारने में, एक पेड़ को काटने में अपने को बहुत टाइम लगता है। ठीक, कि आप एक पेड़ को इतनी आसानी से नहीं मार सकते, एक पेड़ को मारने में बहुत टाइम लगता है। नॉट अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जैब? इट इज अ सडन रफ ब्लो। क्या होता है? सडन रफ ब्लो, एकदम से कुल्हाड़ी से मार देना। नॉट अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ विल डू इट। बोल रहे हैं कि आप एकदम से लेके गए उसके पास कुल्हाड़ी और आपने ऐसे करके उसे कट मार दिया, उससे ट्री नहीं मरेगा। इट वोंट किल अ ट्री। क्लियर? इट हैज ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ। इसका क्या मतलब है कि भाई ये जो पेड़ है ना, ये उगा है बहुत टाइम में, इसने बहुत टाइम लिया है ग्रो होने में। ठीक है, और इसने क्या किया है, जो अर्थ के अंदर सॉइल होती है, आपने देखा ही होगा, है ना, सॉइल में क्या होते हैं? सॉइल में होते हैं न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, ये तुम्हें दिख भी रहा है? रुक जाओ, एक मिनट दे दो मेरे को। हाँ, तो मैंने बोला कि जो सॉइल होती है और सॉइल के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं तुम्हारे, है ना, तो पेड़ जितना भी न्यूट्रिएंट्स होता है, मॉइस्चर होता है, ठीक है, कहाँ से लेता है? अर्थ के अंदर से लेता है। उसकी जो रूट्स होती है वो कहाँ होती है? ग्राउंड के नीचे होती है। क्लियर? स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, राइजिंग आउट ऑफ इट, फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट। ठीक, तो बेसिकली जितना भी उसे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जितना भी उसको उगने के लिए चीजें चाहिए होती हैं, तो वो उसे कहाँ से मिलती हैं? उसे मिलती हैं अर्थ से। ठीक, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water. और क्या क्या करता है वो? क्या क्या ऑब्जॉर्व करता है? सनलाइट। आपको ऑलरेडी पता है, आप छोटा सा पौधा भी उगाते हो तो उसको बड़ा होने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती है? पानी चाहिए होता है, सनलाइट चाहिए होती है, धूप चाहिए होती है, एयर चाहिए होता है, राइट? तो वही चीज यहाँ पर लिखा है कि सनलाइट, एयर एंड वाटर को एब्जॉर्ब करके वो इतना बड़ा हुआ है। बेटा इतना क्लियर है? तो बेसिकली यहाँ पर बोला गया है कि एक पेड़ को मारने में बहुत टाइम लगता है, केवल एक छोटा सा कट, एक रफ सा ब्लो उसको नहीं मार सकता। वह बड़ा हुआ है, ग्रो किया है धीरे धीरे। कैसे? कंज्यूमिंग द अर्थ। अर्थ क्यों बोला गया है? क्योंकि उसके रूट्स कहाँ होते हैं? नीचे जमीन में। वहां से मॉइस्चर लेके, वहां से सारे सोइल से न्यूट्रिएंट्स लेकर जिसकी भी उसको जरूरत है, क्या हुआ है? वह बड़ा हुआ है, उसने ग्रो किया है। ठीक, और क्या ऑब्जर्व किया है? सालों से सनलाइट, एयर और वाटर, तब जाकर वो कहीं इतना बड़ा पेड़ बना है। एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रेस हाइड स्प्राउटिंग लीव्स। लेप्रेस का मतलब क्या होता है? डिसकलर्ड बार्क। ये जो वर्ड है ना, लेप्रेस हाइड, ठीक है, ये लेप्रेस है बेटा, लेप्रोसी, हाइड यानी स्किन। ये एक तरीके की स्किन की बीमारी होती है जिसपे आपको पैचेस हो जाते हैं, तो आपका जो स्किन का कलर होता है वो डिसकलर हो जाता है, यानी कि सेम कलर नहीं रहता आपकी स्किन का। ठीक है, ये आपकी स्किन है, इस पे पैचेस हो जाते हैं। ठीक है, ये नहीं कि ब्लू ग्रीन रेड हो गए, नहीं नहीं नहीं, व्हाइट कलर के पैचेस हो जाते हैं, तो स्किन का कलर सेम नहीं रहता। वैसे ही यहाँ पर इसकी ये जो ट्रंक है उसको बोला गया है। ये देख रहे हो कि व्हाइटिश सा आपको कुछ दिख रहा होगा, है ना, डिसकलर सा, सेम कलर नहीं है। ऑलराइट, तो इसको बोला गया है स्प्राउटिंग लीव्स। और इससे क्या निकल रहे हैं? जो पत्तियां हैं, जो लीव्स है, वो निकल रही हैं। तो यहाँ पे इन टोटालिटी फर्स्ट स्टैंजा में यही बात हो रही है कि आप पेड़ को इतनी आसानी से नहीं मार सकते। ठीक है, उसने बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स लिए हैं, सनलाइट लिया है, एयर लिया है, वाटर लिया है सालों से, और तब वो जाके इतने बड़े पेड़ में तब्दील हुआ है। लेप्रेसाइट फिर से बता रही हूं, एक तरीके की बीमारी होती है लेप्रोसी। ठीक है, जिससे आपकी स्किन पे पैचेस हो जाते हैं व्हाइट कलर के। सॉट, तो यहाँ पे हाइड किसको बोला गया है? स्किन को। तो उसकी तुलना की गई है किससे? ये ट्री से, कि ट्री पर भी ये क्या है? व्हाइट धब्बे हैं, और यहीं से क्या निकल रहा है? जो लीव्स है वो ग्रो हो रही हैं। ठीक, चलिए
So hack and chop, but this alone won't do it. ठीक है, क्या लिखा है? So hack and chop, but this alone won't do it. Not so much pain will do it. The bleeding bark will heal, and from close to the ground will rise curled green twigs, miniature boughs, which if unchecked will expand again to former size. Hack का मतलब क्या है? Cut roughly by striking heavy blows. है ना, जल्दी 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 तेज तेज मार के किसी चीज को काटना, और चॉप मतलब छोटे 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 पीसेस करना। तो वो बोल रहे हैं बेटा यहाँ पर कि आप उसको जल्दी जल्दी उस पर कुल्हाड़ी मार लो, काटने की कोशिश कर लो, या आप उसके टुकड़े कर दो, पर केवल ये चीज, दिस अलोन यानी केवल ये चीज, वोंट डू इट मतलब पेड़ को नहीं मार सकती। नॉट सो मच पेन विल डू इट यानी कि उसे दर्द तो बहुत होगा। अब आपको कोई मारता ही जाए तो आपको कितना दर्द होगा? होगा कि नहीं होगा? खुद बताओ, होगा। ठीक, तो सिमिलर तरीके से बेटा जो ट्री है उसको भी बहुत दर्द होगा, पर वह ये दर्द भी सह लेगा, तब भी नहीं मरेगा। इस दर्द से भी वह नहीं मरेगा। यू कांट किल अ ट्री दिस वे। सॉर्टेड? समझ में आया? The bleeding bark will heal. अब यहाँ पर ये bleeding bark का क्या मतलब है? तो जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि अगर आपको थोड़ा सा भी कट लग जाता है तो क्या आता है? खून आता है ना, ब्लड आता है। सिमिलर तरीके से यहाँ पर ये पिक्चर दिख रही है ना, इसको बोलते हैं सैप। वैसे ही अगर हम कोई कट मार देते हैं ट्री में तो ये सैप बाहर आता है। तो यहाँ पे कंपेयर किया गया है ट्री को किससे? ह्यूमन से, कि जैसे ह्यूमंस को चोट लगने पर खून निकलता है, दे ब्लीड, इन द सेम मैनर जब हम ट्री को कट कर देते हैं या कट मार देते हैं उस पर, तो उसमें से सैप निकलता है, पर वो हील हो जाएगा। ठीक है, बोल रहे हैं वो हील हो जाएगा। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स। ठीक, तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है मेरे बच्चे? कहने का मतलब है आप कुछ भी कर लो, पेड़ नहीं कटेगा, पेड़ नहीं मरेगा, सॉरी। ठीक है, फिर से ग्राउंड यानी फिर से जमीन से, कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स यानी वो जो छोटे 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 स्टेम्स में नहीं उगने लगती हैं, है ना। जब एक पेड़ बिल्कुल, जब एक पौधा उगना ही शुरू करता है उसको बोला गया छोटी छोटी ग्रीन ट्विग्स। बोल रहे कि फिर से वो उगना शुरू कर देंगी नीचे से, जमीन से। मिनिएचर बॉज, मिनिएचर क्या होता है बेटा? स्मॉल, और बॉ होता है मेन स्टेम आपका। ठीक है, तो फिर से ये जो छोटे छोटे क्या हैं, छोटे छोटे प्लांट्स हैं, ये फिर से उगना शुरू कर देंगे। Which if unchecked will expand again to former size. Former size क्या होता है? पहले वाला साइज। कि अगर आपने फिर से अनचेक यानी कि चेक नहीं किया, फिर से उन्हें नहीं काटा, तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे? दोबारा से एक पेड़ का रूप ले लेंगे, है ना, पहले की तरह। कि मान लिया कि आपने एक पेड़ को काट दिया, ठीक, आपने एक पेड़ को काट दिया, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, तब भी वह नहीं मरेगा। ठीक है, उसमें से सैप जरूर निकलेगा, वो ब्लीड जरूर करेगा, पर वो हील हो जाएगा। और फिर से छोटी छोटी टहनियों में पत्तियां आने लगेंगी। दे विल राइज अगेन। ठीक, और अगर आपने उसे फिर से अनचेक छोड़ दिया, फिर से दोबारा नहीं काटा, तो वो फिर से एक बड़ा सा पेड़ बन जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है? कि ये अभी भी नहीं मरा, आप काट दो, ये दोबारा ग्रो हो जाएगा। ठीक है, चलो। नो, the root is to be pulled out of the anchoring earth, is to be robbed, tied and pulled out, snapped out. अब यहाँ पे देखिए anchoring earth और snapped out का क्या मतलब है। अब यहाँ पर इन दो वाले स्टैंजा में, इसमें, ठीक है, और इसमें और इसमें आपको पोएट ने बता दिया कि आप पेड़ को इतनी आसानी से मार ही नहीं सकते। ठीक, पर इन द थर्ड स्टैंजा वो आपको बता रहे हैं कि आप किस तरीके से मार सकते हो। ठीक है, वो आपको क्या दे रहे हैं? सॉल्यूशन दे रहे हैं कि आप किस तरीके से मार सकते हो। ठीक है, पहले के दो स्टैंजा में उन्होंने बात करी कि भाई जिस तरीके से तुम्हें दर्द होता है, ट्रीज को भी होता है। ऐसा नहीं है कि भैया नॉन लिविंग थिंग है, ये तो इन्हें दर्द ही नहीं होता, ऐसा नहीं है। दे आर लिविंग बीइंग्स, लिविंग थिंग्स, सॉरी।
उन्हें भी दर्द होता है, ठीक, तो हमें उन्हें नहीं काटना चाहिए। Why are we even trying to do that? तो इन द थर्ड स्टैंजा वो बोल रहे हैं नो, यानी कि जितने भी उन्होंने पहले 2 स्टैंजा में बताया वो बोल रहे हैं नहीं, ये तरीका काम नहीं करेगा। क्या काम करेगा? द रूट इज टू बी पुल्ड आउट। जो जड़ें हैं ना उसकी, एक पेड़ की क्या होती है? जड़ें होती है, पता है ना आपको, है ना, जड़ें जो जमीन के नीचे होती है, बोल रहे हैं उसको निकालना पड़ेगा खींच के आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ। एंकरिंग अर्थ क्या है? ट्रीज आर हेल्ड सिक्योरली विद द हेल्प ऑफ द रूट्स इन द अर्थ। एंकरिंग अर्थ बेटा क्यों बोला गया है? क्योंकि वो जो अर्थ है ना उसने पकड़ के रखा है रूट्स को। अर्थ जो है वो प्रोटेक्ट कर रहा है इस ट्री को, ठीक है। ट्रीज आर हेल्ड सिक्योरली, बिल्कुल कस के पकड़ रखा है। किसकी मदद से? रूट की मदद से। किसने पकड़ रखा है? अर्थ ने पकड़ रखा है, इसलिए एंकरिंग अर्थ बोला गया है, ठीक। तो वो जो जड़ें है ना उसकी, जो नीचे हैं, जमीन में है, अर्थ पे है, उनको खींच के अपने को बाहर निकालना पड़ेगा। उसके बाद इट इज टू बी रोप्ड, फिर उस पे रस्सी बांधनी पड़ेगी, ठीक है। कैसे निकलेगा वो बाहर? रस्सी बांधो उस पे टाइट एंड पुल्ड आउट, स्नैप्ड आउट, और फिर उसको निकालो। ऐसे हाथ से तो नहीं निकाल सकते ना, है ना, ही मैन तो है नियम, है ना। तो इसलिए क्या होगा भैया, रस्सी बांध, आपने जनरली देखा भी होगा, बहुत लोग करते हैं, क्यों करते हैं पता नहीं, उन्हीं का नुकसान है, पर करते हैं, ठीक। तो जनरली क्या है कि अपने को रस्सी बांधनी पड़ेगी, उसको टाई करना पड़ेगा एंड फिर अपने को उसको खींचना पड़ेगा, ठीक है। जब खींच लेंगे, स्नैप्ड आउट का मतलब होता है चॉप्ड आउट, फिर अपने को उसे काटना है, फिर उसके छोटे छोटे पीसेस करने। नेक्स्ट, और पुल्ड आउट एंटायरली आउट फ्रॉम द अर्थ केव and the strength of the tree exposed, the source white and wet, the most sensitive hidden for years inside the earth। अब देखो क्या बोल रहा है, और pulled out entirely, entirely यानी complete तरीके से, कि पूरा का पूरा उसको खींच दो। अर्थ केव क्या होता है? अब आप ये देख रहे हो, इसके ये जो रूट्स हैं ये नीचे हैं, है ना, ये कहाँ है? नहीं। अब अगर ये रूट्स को अपन यहाँ बाहर की साइड ले आते हैं तो ये चीज बिल्कुल खाली हो जाएगी, राइट। तो इसको बोला गया है बेटा अर्थ केव। ये चीज क्या हो जाएगी? बिल्कुल खाली हो जाएगी ना, केव की तरह हो जाएगी, एकदम खाली, राइट। तो इसको यहां से पूरी तरीके से बाहर निकालना होगा, और तब जो उसकी ताकत है, जो उसकी स्ट्रेंथ है, वो आपके आगे आएगी। एक्सपोज्ड यानी कि तब आप उससे वाकिफ होंगे, वो बाहर आएगी, तब आपको पता चलेगा कि इसकी जो स्ट्रेंथ है, जो इसकी ताकत है, वो कहाँ थी? वो तो यहाँ थी, इसकी जड़ों में थी। द सोर्स वाइट एंड वेट। अब ये बात हो रही है बेटा इसके रूट्स की, कि जो इसके रूट्स है, जो इसकी जड़ें हैं, वो कैसी हैं? एक तो वाइट है, दूसरी वेट है, डैम्प है ना। हमने देखा होगा कि जनरली गीली सी होती है क्योंकि अंदर होती है, राइट, वेटी होती है, और ये बहुत सेंसिटिव होती हैं क्योंकि इतनी सारी होती है, इतनी सारी ने एक साथ पकड़ रखा होता है, इसलिए बहुत ताकतवर। पर ये जब बाहर निकलेगी, इसकी एक रूट इज वेरी सेंसिटिव, बहुत सेंसिटिव पार्ट है, और ये छुपी रहती हैं, हिडन यानी छुपी रहती हैं फॉर ईयर्स, सालों से। कहां पे? इनसाइड द अर्थ, जमीन के अंदर। समझ में आया? तो यहाँ पे पूरे पे यही बात हो रही है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक कि नहीं, हमें उसकी जो रूट्स हैं उसको बाहर निकालना पड़ेगा आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, वो अर्थ जिससे इसे प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। ऑलराइट, उस पे हमें रस्सी बांधनी पड़ेगी, फिर उसको बिल्कुल जोर लगा के खींचना पड़ेगा, और फिर उसके छोटे छोटे टुकड़े करने पड़ेंगे, ठीक है। तो उसे अर्थ केव से कंप्लीटली इंटायरली हमें बाहर निकालना है, फिर हमें उसकी स्ट्रेंथ, उसकी ताकत का अंदाजा लगेगा, वो हमारे सामने निकल के आएगी, ठीक है। जो रूट्स हैं वो कैसे होती हैं? वेटी होती है, ठीक है, और बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होती है, जो कि सालों से छुप रखी होती हैं जमीन के नीचे। सॉर्ट है? क्लियर? चलो, देन द मैटर ऑफ स्कॉर्चिंग एंड चॉकिंग in sun and air, browning, hardening, twisting, withering, and then it's done। क्या लिखा है?
स्कॉर्चिंग एंड चॉकिंग का मतलब होता है द ड्राइंग अप ऑफ द ट्री आफ्टर बीइंग अपरूटेड। अपरूटेड यानी जब अपन उसे जड़ से निकाल लेते हैं, उसके बाद पेड़ पूरी तरीके से सूख जाता है ना, क्योंकि जो न्यूट्रिएंट्स मिल रहे थे उसे जमीन के नीचे से वो मिलना बंद हो चुके। जो न्यूट्रिएंट्स ले रहा था वो, अब आप लोग जिंदा हो, क्यों हो? विटामिन्स मिल रहे, मिनरल्स मिल रहे, है ना, खाना खा रहे हो, पी रहे हो, मस्त, इसलिए जिंदा हो। वही बंद हो जाएगा तो कहां से जिंदा बचोगे? नहीं बचोगे। इन द सेम मैनर ट्रीज को न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है इसलिए तो जिंदा है। जैसे ही अपन ने उसे जड़ से निकाल लिया, खत्म। तो वही लिखा है देन द मैटर ऑफ स्कॉर्चिंग एंड चॉकिंग। ठीक है भैया, तब शुरू होगा क्या? जब आपने अपरूट कर लिया उसको, तब वो बिल्कुल ड्राई होना शुरू हो जाएगा। ठीक, अब ऑब्वियसली धूप में और एयर में कैसा? बिल्कुल ब्राउन टर्न हो जाएगा, है ना, इट विल टर्न पूरा का पूरा ब्राउन, उसका जो कलर है ब्राउनिश हो जाएगा, वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। अब ऑब्वियसली उस पर लीव्स नहीं है, उसको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं, जड़ से उखाड़ चुके हो, तो वो उसकी शेप भी ट्विस्ट होने लगेगी। सीधा तो रहेगा नहीं, अजीब से शेप का ट्विस्ट हो जाएगा, राइट। विदरिंग इज मुरझा जाएगा बिल्कुल, अगेन ड्राई हो जाएगा, एंड देन इट्स डन। देन इट्स डन मतलब अब फाइनली वह मर चुका है, अब आपने उसको मार दिया, मुबारक हो। समझ में आया? ठीक, तो इससे एक तो ये मैसेज सामने आता है कि भाई जिस तरीके से जो पेड़ है उसकी जो जड़ें हैं वो कहाँ है? बिल्कुल जमीन के अंदर है। उसी तरीके से जो इंसान की बुराइयां है ना, वो भी उसके अंदर है। ठीक, उसकी भी जड़ें बिल्कुल मजबूत है और वो कहाँ है? वो भी बिल्कुल अंदर है। अब जिस तरीके से हम पेड़ को बार बार ऊपर से काट देते हैं, वो फिर से ग्रो हो जाता है, फिर काट देते हैं, फिर से ग्रो हो जाता है, उसी तरीके से हम जितनी अपनी बुराइयों को दबा ले वो फिर से उभर कर आती हैं, फिर दबाएंगे फिर से उभर कर आएगी। पर जैसे हम एक ट्री को तभी मार सकते हैं जब हम उसे पूरा जड़ से निकाल कर फेंक दें, उसी तरीके से हम हमारे अंदर की बुराइयों को तभी मार सकते हैं, इस सोसाइटी से बुराइयों को तभी हटा सकते हैं जब हम उनकी जड़ों से उखाड़ के उन्हें फेंक दें। ये चीज समझ में आई? ठीक, दूसरी चीज हमें ये मैसेज दिया गया है कि यार देखो, जिस तरीके से आप ब्लीड करते हो, जिस तरीके से आपको दर्द होता है, सेम तरीके से इन्हें भी होता है, इसीलिए हमें इन्हें नहीं काटना चाहिए। ठीक, इन्हें भी उतना ही दर्द होता है, आप इनको मार रहे हो, इनको बांध रहे हो, इनको जड़ों से निकाल के फेंक रहे हो, जबकि ये क्या कर रहे हैं? ये सिर्फ आपकी हेल्प ही कर रहे हैं, आपको ऑक्सीजन दे रहे हैं, आपको जिंदा रख रहे हैं। आप ऑन द कॉन्ट्रेरी इनको मार रहे हो। ठीक, सो द नेक्स्ट मैसेज इज टू सेव द एनवायरमेंट, टू सेव द नेचर, टू सेव ट्रीज। शॉर्ट, आई होप कि आपको पोम यार समझ में आई होगी लाइन बाय लाइन। ठीक है, क्लियर। अब आ जाते हैं इसके लिटरेरी डिवाइसेस पे। तो भैया कोई भी राइम स्कीम इसमें फॉलो नहीं किया गया। ठीक है, फ्री वर्स पे लिखिए। फ्री वर्स क्या होता है कि जब भी कोई भी राइम नहीं होता। ठीक, सो देयर इज नो राइम स्कीम, नो रिदम, दिस पोम इज रिटन इन फ्री वर्स। नेक्स्ट आपका पोएटिक डिवाइस है बेटा मेटाफर। तो अभी तक तो आपने मेरे साथ 2 कविताएं पढ़ी हैं। मेटाफर का मतलब आप समझ ही गए होंगे, है ना, इनडायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं हम लोग। तो एक इनडायरेक्ट कंपैरिजन हुआ है इस फ्रेज में, लेप्रेस हाइट, यानी कि जो द अनइवन कलर ऑफ द सरफेस ऑफ द ट्रंक ऑफ अ ट्री, है ना। मैंने क्या बताया था कि ये जो ट्रंक है ट्री का, उसका जो कलर है अनइवन यानी कि सेम नहीं है, उसकी तुलना की गई है, उसको कंपेयर किया गया है किससे? स्किन ऑफ अ पर्सन, उस आदमी की स्किन से जो किस बीमारी से सफर कर रहा है? लेप्रोसी। क्लियर, ये मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे मेटाफर यूज हुआ है। दूसरा मेटाफर यूज हुआ है ब्लीडिंग बार्क में। ठीक है, तो वो जो सैप है जो मैंने आप लोगों को बताया था, वो बाहर आ रहा है ट्री से, राइट, जहां पे उसको कट मारा है वहां से सैप निकल रहा है। उसकी तुलना की गई है बेटा ब्लीडिंग फ्रॉम द वाउंड इन अ ह्यूमन बॉडी, कि जब हम इंसानों को कोई भी चोट लग जाती है तब क्या आता है? खून बाहर आता है। उसी तरीके से जब हम पेड़ को बिल्कुल काटने की कोशिश करते हैं, कोई कट लग जाता है, तो क्या बाहर आता है? सैप बाहर आता है। कूल है? चलिए नेक्स्ट देखो इंजैबमेंट। इंजैबमेंट क्या होता है? जब आपकी लेट से एक लाइन नीचे वाली लाइन में कंटिन्यू कर रही है और यहां पर कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है, ना तो फुल स्टॉप है, ना कॉमा है, ना एक्सक्लेमेशन है, कुछ नहीं है। ऊपर एक लाइन चल रही है
ऐसे चलते चलते नीचे आ गई, सेम लाइन नीचे कंटिन्यू कर रही है विदाउट एनी पंक्चुएशन, तो वो होता है इंजैबमेंट। जैसे कि ये देख रहे हो, नॉट अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, ना तो कॉमा है, ना फुल स्टॉप है, ना एक्सक्लेमेशन है, कुछ नहीं है। कुछ है? कुछ भी नहीं है, राइट? तो यहाँ पर क्योंकि कुछ नहीं है और ये सेम लाइन कहाँ पर कंटिन्यू हो रही है, यहाँ पर, कि नॉट अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ विल डू इट। अगेन इट हैज ग्रोन के बाद कोई पंक्चुएशन नहीं है, नीचे कंटिन्यू हो रही है, राइट? तो यहां तक आप देखेंगे कि इस लाइन तक कोई भी पंक्चुएशन नहीं है, फिर यहाँ पे पंक्चुएशन है, क्लियर? तो इसलिए, और लास्ट लाइन द मोस्ट सेंसिटिव हिडन, यहाँ भी कोई पंक्चुएशन नहीं है, नीचे कंटिन्यू हो रहा है, तो इसको बोलते हैं इंजैबमेंट, जब एक सेंटेंस नीचे की लाइन में कंटिन्यू होता है विदाउट एनी पंक्चुएशन। ऑल राइट, तो इंजैबमेंट इस पोम में बेटा यूज किया गया है। नेक्स्ट है आपका एलिटरेशन, ठीक है? एलिटरेशन क्या होता है आपको ऑलरेडी पता है, रिपीटेशन ऑफ अ कॉन्सोनेंट साउंड। जब भी दो अगर आसपास कोई वर्ड है, क्लोजली प्लेस्ड वर्ड्स है, ठीक है, उनमें रिपीटेशन हो रहा है स्टार्टिंग में, इनिशियल्स में। जैसे कि ब्लीडिंग बैक में देख रहे हो बी बी, क्या हो गया? एलिटरेशन। वाइट एंड वेट में देख रहे हो डब्ल्यू डब्ल्यू, क्या हो गया? एलिटरेशन। क्लियर? नेक्स्ट आ जाओ रिपीटेशन पे। तो रिपीटेशन, जैसे कि ये पूरा का पूरा वर्ड ही सजेस्ट कर रहा है कि एक वर्ड वरना एक वाक्य बार बार रिपीट हो रहा है टू ले एम्फेसिस, एम्फेसिस यानी किसी बात पे जोर देना, ठीक? जैसे कि अगर आपको मैं पीछे लेकर चलूं थोड़ा यहीं पर, तो आप देख रहे हो यहां पर कि ये पुल्ड आउट और ये पुल्ड आउट बार बार रिपीट हो रहा है, कि नहीं? आगे भी हो रहा है। क्यों हो रहा है बार बार यहाँ पे पुल्ड आउट रिपीट? एम्फेसिस देने के लिए कि जब तक जड़ से बाहर नहीं निकालोगे नहीं मरेगा। क्लियर? तो इसीलिए यहां पर रिपीटेशन यूज किया गया है। सॉर्ट है बेटा? क्लियर है? सारे पोएटिक डिवाइसेस क्लियर है? कोई भी डाउट तो नहीं है कविता में, पोम में? ठीक है, एक बारी जल्दी से ओवरव्यू दे दूं मैं, जस्ट इन केस अगर कोई डाउट हो तो तुम्हें समझ में आ जाए। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि बहुत टाइम लगता है एक पेड़ को काटने में, सिर्फ एक फटाफट से रफ ब्लो करके कुल्हाड़ी से एक कट मारकर वो नहीं कट होता, ठीक है? धीरे धीरे ये बड़ा हुआ है, इसने कंज्यूम की हैं सारे न्यूट्रिएंट्स जो इसको कहाँ से मिले हैं? जमीन के अंदर से मिले हैं। इसने ऑब्जर्व किया है सालों से सनलाइट को, एयर को, वाटर को, ठीक है? ऐसे करके ये बड़ा हुआ है, तो ये इतनी आसानी से नहीं मरेगा। जो इसकी ट्रंक है उसको बोला गया है लेप्रिस हाइट, यानी कि लेप्रोसी स्किन से कंपेयर किया गया है, मैंने आपको अभी अभी बताया। ऑल राइट, आगे अगर अपन चले तो मैंने आपको बताया कि केवल काटने से, ठीक है ना, केवल उस पे मारने से कुल्हाड़ी से और उसको काटने से ये जो पेड़ है वो नहीं मरेगा। इसे दर्द भले ही हो पर ये बेर कर लेगा, सह लेगा, मरेगा नहीं, ठीक? उसके बाद ब्लीडिंग बैक वाला फ्रेज मैंने आपको समझाया कि जिस तरीके से खून निकलता है, दर्द होता है इंसानों को, उसी तरीके से यहाँ पे ब्लीडिंग बैक बोला गया है, ठीक है? क्या निकलता है इनका? सैप। ऑल राइट, तो आप इसको जितनी बार काटोगे ये उतनी बार दोबारा ग्रो करेगा, छोटी छोटी स्टेम्स फिर से निकलेंगी ग्राउंड से, फिर से लीव्स निकलेंगी, और अगर आप इसे अनचेक्ड छोड़ देते हो, ध्यान नहीं देते हो इस पे, तो ये फिर से अपने फॉर्मर साइज यानी कि पहले वाले साइज में बड़ा सा पेड़ बन जाएगा। नेक्स्ट वो बता रहे हैं कि अगर आपको इसको मारना है तो आपको इसको जड़ से निकालना पड़ेगा, आउट ऑफ इट्स एंकरिंग अर्थ, ठीक है? वो अर्थ जिसने इसको पकड़ के रखा है, रूट से इसको प्रोटेक्ट कर रहा है, वहां से आपको खींच के इसको निकालना पड़ेगा। ऑल राइट, तब आपके आगे इसकी स्ट्रेंथ निकल कर आएगी, इसकी ताकत निकल कर आएगी। वो ताकत जो कहाँ है? रूट्स में है। वो रूट्स जो वाइट है और गीली है, वो जो बहुत सेंसिटिव है और छुपी हुई थी बहुत सालों से अर्थ के अंदर, जमीन के अंदर, ठीक? आगे वो बोलते हैं कि तब ये पूरा इसके ड्राई अप होने की प्रोसेस शुरू होगी, ठीक है? जब आप इसको जड़ों से निकाल दोगे और ये धूप में सूखता रहेगा, ड्राई होता रहेगा, ब्राउन हो जाएगा, पूरा हार्ड हो जाएगा, मुरझा जाएगा।
और फिर इसकी शेप पूरी ट्विस्ट हो जाएगी और तब आपको पता चल जाएगा कि अब ये मर चुका है। सॉर्ट है बेटा? चलिए, सो आई होप कि आपको ये पोम अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, मैं देख रही थी कि आप लोग कमेंट सेक्शन में जहाँ पे प्यार था तो दूसरी तरफ वहाँ पे ये भी कमेंट्स थी कि मैम थोड़ा सा जल्दी ख़त्म कराइए। तो मैं समझती हूँ क्योंकि आप लोगों के एग्जाम्स आ रहे हैं, तो यार इस बार मैंने पूरी कोशिश करी है, ठीक है, कि मैं इस कविता को आपके लिए मतलब आपको अच्छे से समझाऊँ भी, कुछ बचे भी ना, और साथ ही साथ मैं थोड़ा सा जल्दी भी ख़त्म करा दूँ। ठीक, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आज का लेक्चर आपको कैसा लगा। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, तो अपना ख्याल रखो। आई विल सी यू लेटर, बाय बाय।